हाँ भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, अभी चलना है? कहाँ चलना है भाई? कुछ नहीं, खाली है। हाँ, हम तो खाए आधा, तब तक हमारे घर से भी खाना आ गया। हाँ, खा लिए भाई, हम हो गया। मैं, बहुत कुछ था। खीर था, और पता नहीं क्या क्या था, पपीता था, और अभी टिफिन नहीं खोला, टिफिन तरुण सर खोलेंगे, अभी तो मैं बाहर वाली टिफिन खा रहा था बस। हाँ तो भैया, ये बताइए, सुनिए 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 बॉस, चलिए, आज हम आपको आज हम आपको जितना रोटेशन पढ़ाएं, आपको पता है कि नहीं आपका रोटेशन खत्म हो गया है। अभी रोलिंग पढ़ाएंगे। सुनो सुनो। टणा, टणा, टणा। अभी, अभी तक जितना रोटेशन पढ़ाए हैं ना, जितना रोटेशन पढ़ाए हैं, अभी पूरा रोटेशन आपके दिमाग में सेट कर देंगे, बट वही है कि भाई लगना पड़ेगा। ए, बस बस बैठो, बैठो 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 बैठो। चलो भाई देखो, सुनो 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 सुनो, कहानी सुनो। ये बताओ, बोर्ड के एक तरफ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और एक तरफ उन पे बेस्ड एक एक दो दो क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना? चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाम सुने हो जी? अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सबसे पहले पॉइंट मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, और ये आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। अरे होता है ना जी, आई बराबर एम आर स्क्वायर। इसी में एक टर्म होता है जिसका नाम होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन, सुने हैं? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है क्या? अरे होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए हम सबका सेंटर ऑफ मास वाला लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मास में जिसका भी लिखेंगे, सबका सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मास में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है, तो आई बराबर डीएम इंटू आर स्क्वायर लिखा जाता है जी। अरे हाँ ना, तो बोल लो, आई बराबर डीएम इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, सुनते जाना, बताते जाना, जहां ना समझ आए रोक के पूछ लेना। डिस्ट्रीब्यूटेड में सबसे पहला है रिंग। क्या है भाई साहब? रिंग। अगर आपके पास एक रिंग है, ये इसका सेंटर है, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। दूसरा होता है डिस्क। अरे होता है ना जी। अगर ये डिस्क है अपने पास, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई टू। अच्छा, डिस्क के बाद क्या पढ़े थे? रिंग के जैसा क्या हॉलो सिलेंडर था यार? अरे था या ना, हॉलो सिलेंडर। जब हम हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो देखो हॉलो सिलेंडर में दो कहानी थी। अरे थी ना? क्या? क्या? अच्छा, रिंग से पहले एक और चीज तो लिखना भूल गए यहाँ पे, रॉड का लिखना भूल गए ना। रॉड का क्या, अगर अपने पास ये रॉड है, तो इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आई बराबर कितना? एम एल स्क्वायर बाई 12। एम एल स्क्वायर बाई 12। अच्छा, ये बताओ, ये जो टॉप से एक्सिस आ रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अरे क्लियर है ना जी? इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस
ml²/12। अरे क्लैरिटी है? और अभी और डिटेल में बात कर लेंगे इस पर एक बार फिर से। हॉलो सिलेंडर के बाद क्या पढ़े थे? सॉलिड सिलेंडर पढ़े थे ना जी? यस सर। हॉलो सिलेंडर के बाद अपन पढ़े थे सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर में क्या था? दो एक्सिस इसमें भी थी। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब अपनी अपनी नोट्स खोल लो। mr², और इस एक्सिस के अबाउट mr²/4 प्लस ml²/12। अरे क्लियर है ना? इस बोर्ड पे लिखी कोई बात जो बहुत भारी लग रही हो? नो सर। अच्छा सुनिए और बताइए, ये बताइए कि स्फेयर याद है? अरे स्फेयर याद है? हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। अगर हम हॉलो स्फेयर की बात करें, हॉलो स्फेयर की बात करें, तो ये हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है। क्या स्फेयर तो स्फेयर जानते ही हो, अरे जानते हो ना? अंदर से खाली है तो क्या है? हॉलो। अंदर से भरा है तो क्या है? हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3। अगर हम ऐसे लिखे, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू, उसको डायमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? यही हॉलो हॉलो की जगह क्या हो जाए? सॉलिड स्फेयर। तो 2 बजे तक क्लास चलेगा, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं भाई 2 बजे तक। तो आई बराबर कितना? 2/5 mr²। इसके बाद रॉड की एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था शीट। अरे बाबू हाँ ना तो बोल लो यार, था ना शीट? अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक शीट है, इसका लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है, लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। भैया बतियाओ नहीं आपस में, इधर ध्यान दो। हम कह रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसे रॉड को किस साइड को दो पार्ट में तोड़ा है? किसको? बी को। क्या होगा? mb², और इसके अबाउट ma²/12। अच्छा, इसके साथ दो एप्लीकेशन आई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक का नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरे का नाम था एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा परपेंडिकुलर। हाँ बच्चा, कोई याद किया क्या? भय प्रगट कृपाला दीन। हाँ हम कहे यार एक्स्ट्रा घंटा करने का पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कहना वो नहीं मिलेगा सर। चलो भाई, हैं? तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना यार, तो और भी बच्चे हैं ना यार जो भरोसे बैठे हैं, तो मास्टर करा देगा तो कराना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। कंपनी के लिए कौन काम करता है यार? नहीं। इस काम की यही खूबसूरती है कि काम करके ये नहीं एहसास होता है। क्या कह रहा है? पार्क में बैठ के पढ़ते हैं न, ना तो तुम पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा। ए चलो, अच्छा चलो नहीं था बस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का लिमिटेशन क्या है? कौन सी पढ़ाई करने जाते हो पार्क में, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ, हम कितना ग्रुप स्टडी में पढ़ाई किए वो हम ही जानते हैं भाई, पूछो मत। एक बार ग्रुप स्टडी के नाम पे गोला टिकाए थे,
एक कॉन्सर्ट हो रहा था दिल्ली में, कुतुब मीनार एक वो है, क्या बोलते हैं, पुराना किला एक जगह है। तो वहाँ पुराने किला में कॉन्सर्ट होता है। तो सब नया नया दिल्ली में गए थे भाई, तो सब अंग्रेजी लौंडे थे और अंग्रेजी गाना गाया जा रहा था। तो पहले कहा बहुत मजा आता है, विल एंजॉय अलॉट, तो मैं भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए उनके साथ चला गया। 11th क्लास का था और ये था कि प्रोजेक्ट बनाना है, इस वजह से जा रहा हूँ। तो चला गया दोस्त के घर, फिर दोस्त के घर दो दोस्त और आ गए, और फिर हम चले गए कॉन्सर्ट। तो उनके माँ बाप को कोई मतलब नहीं था, माँ भी डॉक्टर बाप भी डॉक्टर, मूलचंद हॉस्पिटल में दोनों ड्यूटी पे हैं, मेड पाल रही है, मेड को टिका दिए, चले गए हम गाड़ी लेके। 11वीं क्लास में वो था, कार चलाने आती थी, चल दिए भाई रात में। अब उतना कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ उस दिन, गनीमत थे बच गए। वहां गया तो मैं भूत बन के बैठा था, बस केवल क्या गा रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था, और सब नाचे जा रहे हैं, झूमे जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं जम्हाई ले रहा था, भयंकर जम्हाई। ऐसे ही मेरे साथ एक इंसिडेंट गुड़गांव में हुआ। तो भाई मैं कभी, मतलब मुझे ऐसे लाउड म्यूजिक, बहुत ये सब टीम टाम लाइट वाइट इतना पसंद नहीं है। एक दिन सुभाष सर मुझे लेके चले गए क्लब। तो हम क्लब गए भाई, मैं ऐसे किनारे खड़ा था, तो दो लड़के नाच रहे थे। हाँ, अबे अभी की बात है, तो मैं शादीशुदा हूँ यार, बीवी मेरी लखनऊ थी वो अलग बात है, लेकिन लॉयल लॉयल टू वन वुमन, उस पे कोई। हाँ, नहीं अभी गुड़गांव की बात बता रहा हूँ, अभी संकल्प भारत, संकल्प भारत। तो भाई क्लब गए, लाइटिंग वाइटिंग चकाचक चल रही है, बढ़िया, सब लोग नाच रहे हैं, और मैं दूर ऐसे खड़ा हूँ, मुझे देख के लग रहा है क्या बेवकूफ आदमी है यार ये लोग। तब तक दो लड़के और मेरे सामने डांस कर रहे थे, दो लड़के डांस कर रहे थे साथ में। तो तुम समझ सकते हो। तो उनको लगा कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये अकेले खड़ा है, दुनिया नाच रही है, मैं अकेले खड़ा हूं। मेरे मेरे पास आके कहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, प्लीज कम एंड डांस विथ मी। मैंने कहा, तो फिर मैंने कहा भाई हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हमको अपने में शामिल मत करना, हम अलग हैं। तो फिर उसके बाद 15-20 मिनट तक थे वहां पे, फिर मैं बोर होने लगा, फिर सुभाष सर को भी लगने लगा कि बोर हो रहा है, तो फिर मुझे घर लाके छोड़े, फिर अपने आप गए। मतलब वो मेरा मन का था कि चलो एक बार चल लेते हैं, क्लब चल लेते हैं, तो गए, तो वही था, चकाचौंध, चक 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 लाइट जल रही है, लोग पागलों की तरह दारू पी के नाच रहे हैं। तो अब बेवकूफी भरा काम, बस केवल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, लाउड म्यूजिक, अपने आप इधर से उधर नाच रहे हैं, कोई किसी से बतिया रहा है, कोई किसी से बतिया रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है। क्या सोसाइटी हो गई है यार। वही मेरा पहली और आखिरी बार था, उसके बाद मैं कभी क्लब नहीं गया, कभी नहीं गया। हाँ, सुधांशु सर तो कई बार गए हैं, सुधांशु सर और सुभाष सर का तो डुओ था भाई, ये लोग तो जाते थे, बैचलर्स डुओ। मैं तब तक मैं बस तब तक बैचलर वाली जिंदगी जी रहा था, रात रात भर घूम रहा था, जब तक मेरी बीवी गुड़गांव नहीं आ गई थी। लेकिन वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होती है यार। हाँ, वीटी सर, अरे वीटी सर तो जाते ही होंगे यार। नहीं जाते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। रात में गांव जाते हैं तब कुछ तो गड़बड़ होगा। चलो आओ, ए, हमको पूरा। हाँ, सुनो 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 सुनो, ये लो, ये 2A है, ये ए है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। बनाओ, आ रहा हूं, बनाओ बनाओ बनाओ, आ रहा हूं, 2 मिनट।
हेलो 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 भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? हैं? नोच नोच नोच। रुक 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 रुक। अरे भाई, अरे कैंची ले आया क्या? रुक 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 रुक, अरे खींचेगी तो नहीं? नहीं जाएगा ना बेटा। सर नीचे कर, सर नीचे कर। युद्ध हो गया भाई ये तो। हाँ 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 हाँ। चल भाई, हमको हमको इतना बड़ा चुरकी था जब हम रखे थे छोटे बचपन में। तो इस एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे, तो यूकेजी में पढ़ते थे हम 7 साल के थे। तो तो क्लास में सबसे बड़े नजर आते थे। तो मेरे बगल में एक लड़का बैठता था, उसकी भी चुरकी था, उसका नाम था तारकेश्वर नाथ। तो हम दो खतरनाक नाम वाले अगल बगल बैठते थे। हमारे पीछे एक दोस्त बैठता था राजन, उसने हम दोनों को बाल बांध दिया और फिर उठे और खिंच गया यहाँ से, पूरा इतना हिस्सा पक गया भाई। कंप्लेन कर दिए होते। ए सुनो, चलो भाई 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 भाई, सवाल कहाँ गया अपना? हाँ भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी बनाते इसको। ए भाई टाइम पास है यार। ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस, ये अपने पास कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? जेड वाला ना। तो आई जेड बराबर, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हर बॉडी में लगती है, केवल प्लेनर में? केवल प्लेनर में ना। परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ऐसा कोई सीन, बस ध्यान देना है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहना चाहिए। आईसी। क्या भाई? किसी के अबाउट लगा सकते हो पैरेलल एक्सिस, या आईसी रहना चाहिए। हाँ, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, कितनी है? तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? आईसी प्लस एम एच स्क्वायर। अरे हो जाता है ना जी, यस सर। ये दो थ्योरम्स है। अब इन दो थ्योरम्स की थोड़ी सड़ी सड़ी एप्लीकेशन देख लेते हैं। हाँ भाई, अगर हम कह रहे हैं, सुनना पहले बात सुनो। चलो, मान लो हम तुमसे कहे कि ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, पिछली वाली साइड पे चलो, चलो यहीं कर लेते हैं। हाँ, पिछली वाली साइड पे भी कर लेंगे। कहाँ गया यार? हाँ इधर है, चलो देखो। ये बताओ, इसका भी साइड ए है और इसका भी साइड ए है, यही सारा एप्लीकेशन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? एम ए स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट भाई बोल बोल के पढ़ेंगे, एम ए स्क्वायर बाई 12। अरे क्लैरिटी है ना? परपेंडिकुलर के अबाउट, क्या ये एक्स एक्सिस है? क्या ये वाई एक्सिस है? क्या परपेंडिकुलर जेड हो जाएगा? तो आई जेड बराबर कितना? आई एक्स प्लस आई वाई। क्या एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12 जोड़ोगे तो एम ए स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा? अरे आ जाएगा, यस सर। अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे कहते इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए, निकाल पाते? क्या पहले अपने को ये दोनों पता होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? कई तरह से निकालेंगे, खाली हम सीख रहे हैं कि कैसे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस लगाया जाता है। तो ये बताओ, इसके एक्सिस के अबाउट क्या एम ए स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं? अरे ए लेंथ का रॉड हो गया ना। और इस एक्सिस के लिए भी कितना हो गया? एम ए स्क्वायर बाई, तो परपेंडिकुलर वाले के अबाउट, अरे इसके अबाउट कितना होगा? बोलो ना, एम ए स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3, दैट इज 2 ma स्क्वायर बाई 3। 2 ma स्क्वायर बाई 3। अब सोच एक और तरीका इसको निकालने का।
क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना है? ma स्क्वायर बाई, क्या ये इसके पैरेलल ही है? देख निकालते हैं तो ये बीच का गैप कितना होगा? a/√2। अरे होगा ना जी। इसके अबाउट कितना है? अब इसी का दूसरा मेथड हम यूज कर रहे हैं। सुनना, दूसरा मेथड क्या है? क्या है भाई बताओ? ma स्क्वायर बाई 6 सेंटर ऑफ मास वाला हो गया, और इसके पैरेलल इसका मास कितना है m, और भाई गैप कितना है a/√2, तो क्या a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना, बता कितना आएगा? अरे आएगा ना, एलसीएम 6, एलसीएम 6 या 3। अरे क्लियर है ना? तो ये आईपी बराबर बना 4ma स्क्वायर बाई 6, दैट इज इक्वल टू 2ma स्क्वायर बाई 3। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? अरे क्लियर है? यस। चल का बे, कैसे पगला है बे, पागल, मार खाओगे अभी। ये एम ए स्क्वायर बाई 12 है, और ये वाला भी कितना है? एम ए स्क्वायर बाई 12। दोनों जुड़ेगा तो परपेंडिकुलर वाले के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 6 नहीं आएगा क्या? कौन सा नीचे का? ये ऊपर, ये क्रॉस का मतलब समझ नहीं आता है? इनवर्ड, तो ये एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 6, तो इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। अरे यार नहीं आया? हाँ चल इधर देख, सुन भाई सुन, इधर देख, इधर देखो। मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास रिंग है, क्या है भाई? रिंग है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? क्या दोनों डायमेट्रिकल हैं? ये भी आईडी और ये भी आईडी। आईडी बराबर क्या लिखते हो? रिंग है एम ए स्क्वायर बाई 2, एम ए स्क्वायर बाई 2। सोच, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी तो कितना? एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ये ए है ना, तो एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3/2 एम ए स्क्वायर। सोच अगर हम यहां लिख दें तो, इसके अबाउट लिख दे तो ये वाली परपेंडिकुलर वाली, क्या इसके अबाउट एम ए स्क्वायर है? अरे है ना, और इसके पैरेलल लगाओगे तो क्या होगा? एम ए स्क्वायर इसका, अरे क्लियर है ना, और इसका भी कितना? एम ए स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? 2ma स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? कब क्या कर रहे हो, फोन चार्ज कर रहे हो तुम? सुनो, मान लो हम क्या है, ये स्फेयर है। सुनना, क्या है भाई? हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर समझते हो ना? हॉलो स्फेयर समझते हो ना? अगर हॉलो स्फेयर है और मैं तुमको इसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, क्या बता सकते हो? इसके अबाउट कितना है? इसके अबाउट कितना है? 2/3ma स्क्वायर। ये गैप कितना है? a कितना? तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ ना। 2/3ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बराबर 5/3ma स्क्वायर। कठिन है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मोटा मोटा लगा लेंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं यार। अब सोचना, अब जैसे ये था सॉलिड स्फीयर था, अगर अपने पास ऐसा कोई सॉलिड स्फीयर है, देखो ऐसा कोई सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था, तो हमने कहा कि ये इसको कैसे कट कर रहा है। मान लो अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो डिस्क के डायमीटर के अलोंग कट कर रहा है क्या? तो डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 4, और लेंथ को क्या दो बराबर पार्ट में तोड़ रहा है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12। अरे क्लियर है क्या? सोच अगर ये एक्सिस होती तो एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। जय श्री राम, भगवान सिखाने में सफल रहे थोड़ा बहुत। अरे क्लियर है ना जी? हाँ, तो मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला मेजर पार्ट हमारा हो जाएगा। जितना सवाल बनाएंगे मेच्योरिटी उतनी ज्यादा आएगी। अब सुनिएगा और बात, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, याद है? रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़े थे।
भाई जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाता है, एम के स्क्वायर। के को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गाइरेशन या जाइरेशन, जो भी पढ़ लो। अरे क्लैरिटी है ना। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, किसकी बात करें, सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5 एम ए स्क्वायर। तो यहां क्या एम के स्क्वायर लिख दिया जाएगा, दैट इज 2/5 एम ए स्क्वायर। एम से एम काट दें तो के बराबर कितना हो गया, √2/5 ए। अरे हो गया क्या, क्या और रेडियस ऑफ गायरेशन निकलवाना है या आ जाएगा, टाइम पास नहीं करना, फालतू की चीज में बिल्कुल टाइम नहीं खर्च करना। अब सुनो, इसके बाद हम लोग पढ़े थे टॉर्क, अरे पढ़े थे ना, टॉर्क बराबर क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना जी। कौन किसके परपेंडिकुलर, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा लिखते हैं ना, और इससे हमको ज्ञान मिलता है कि टॉर्क जो है वो आर के भी परपेंडिकुलर है और टॉर्क जो है वो एफ के भी परपेंडिकुलर। अरे है कि नहीं है, अरे है ना जी, यस सर। मतलब टॉर्क जो होगा वो आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर। बात जानते हैं ना, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, जूल मत लिखना, न्यूटन मीटर ही जूल भी होता है, लेकिन इसको जूल से प्रेजेंट नहीं किया जाता। क्वांटिटी कैसी है, अब इसमें भी अगर स्केलर बोल दो ना तो भाई तो फिर तो मतलब मामला गड़बड़ है। क्या टॉर्क निकालने आएगा, टॉर्क निकालने आएगा, सीढ़ी वाला प्रॉब्लम याद है। अच्छा, टॉर्क पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, अरे पढ़े थे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े थे कि क्या टाउ जीरो होना चाहिए या फोर्स भी, सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, टॉर्क बराबर जीरो, किसी एक पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो इसका एक सवाल बनाए थे हम लोग, आपको अगर याद हो कि अगर अपने पास एक रॉड है, अरे है ना सर, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, कहां रखी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हम कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, क्लैरिटी है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और ऊपर से मान लेते हैं, ऊपर से मान लीजिए हमने फोर्स लगाया 10√2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अरे क्लियर है, और सारे गैप को हमने कहा 1 मीटर है, सारे गैप को हमने क्या कहा, 1 मीटर है, सब 1 मीटर है। तो बताइए कितना फोर्स और कहां लगा दिया जाए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। अरे क्लियर है ना, क्या पूछा गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू मेक द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अरे क्लैरिटी है ना जी। तो हम क्या किए, फोर्स को, सारे फोर्सेस को दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, इस 10√2 का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा 10, एक इधर जाएगा 10, इसका इधर कितना आएगा, अरे ये 37 है तो ये 8 और ये 6। अरे क्लियर है क्या, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लिख लें, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, एक्स में कितना फोर्स लग रहा है, 10 इधर और 8 इधर, कितना कितना 18, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, अगर 18 इधर लगा है तो क्या हमको रिक्वायरमेंट 18 की एक्स में होगी, प्लस एक्स में होगी, होगी ना। वाई में देख तो ऊपर कितना 10, 10 6 16, नीचे कितना 10, कितना ऊपर कितना 6, तो अपने को 6 ऊपर चाहिए कि नीचे, ऊपर की नीचे, हो गया ना, इतना फोर्स चाहिए, क्लियर है। अब दिक्कत यह कि कहां, इतना फोर्स हमको ये जो चाहिए वो किधर चाहिए, तो सुनो, अरे क्लैरिटी है ना भाई, समझो सुनो, ध्यान दे रहे हो ना यार, इधर 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 अपने पास कितना आया था,
ये कितने न्यूटन का था? 10√2 था ना, 10√2 था ना। इधर कितना आया था? 10। इधर कितना आया था? 10। यहां लग रहा है क्या नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए? हर जगह एक ही है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर लें। किसके अबाउट कर लें? किसी एक फोर्स के अबाउट कर लेते हैं। क्या इसके अबाउट कर लिया जाए? इसके अबाउट कर लिया जाए ना। यहां 10 और यहां भी 10, यहां कितना? 6 और यहां कितना? अरे क्लैरिटी है? यस। हमको जो ये फोर्स लगाना है 6 न्यूटन और 18 न्यूटन, इसको हम कहीं भी लगा दें, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर हमने सही जगह माना है तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, गलत जगह माना है तो नेगेटिव। तो हमने कहा एक्स डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट है, यहां पर मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं ऐसे ऊपर बना देता हूं। इधर लगा है कितना? 18 और इधर कितना लगा है? 6। अरे क्लैरिटी है? अब सुनो, ये बताओ, ये बताओ इस पॉइंट के अबाउट इस 10 का टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है ना, तो इसका कैसा है? क्लॉकवाइज ना। तो क्या लिखेंगे? 10 गुणे 1। क्लॉकवाइज को माइनस मान ले, क्लॉकवाइज को माइनस मान ले। इस 10 का कैसा है? इस 10 का, इस 10 से आएगा क्या? ये तो यही लग रहा है ना भाई, इस 10 से आएगा? अरे यही लग रहा है ना, नहीं आ रहा है? आएगा नहीं। इस 18 से कोई आएगा? क्योंकि 18 तो इसी पॉइंट पे लग रहा है ना यार। मान लो हम यहां मान लिए कहीं ऐसे, इसके नीचे मान लो को सर 1 ही मीटर पे लग रहा है, आपको कैसे पता? तो ऐसा डाउट ना हो, इस जगह पर हमने मान लिया। तो 6 न्यूटन कहां लग रहा है? नीचे। 18 न्यूटन, क्या 18 न्यूटन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। उससे कोई टॉर्क नहीं है। भूल गए हो क्या? तो कितना होगा ये? बोलो बोलो बोलो। 10 का हो गया -10 इंटू 1। ये 6 कहां लग रहा है? एक्स पे। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्या +6x लिख ले? इन दोनों से कोई टॉर्क आने वाला? क्या इस 6 से आएगा? कितने मीटर पे है? ऐसा तो नहीं लग रहा ये डिस्टेंस नापेंगे, यही लग रहा है ये। क्लैरिटी है ना? कितने मीटर पे? 1। तो क्या लिख ले? प्लस एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? तो +6 इंटू 1 लिख लिया जाए, और तो कोई बचा नहीं। बराबर कितना? 0। तो -10 बराबर कितना? -10, 10 में से 6 गया तो कितना हो गया? 10 में से 6 गया तो कितना हो गया? 4 +4 की -4, तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +4 बराबर कितना? 6x। x बराबर कितना? 2/3। 2/3। समझ गए? अरे समझ गए? चलो, इसी टाइप का एक और सवाल था, लैडर वाला, याद है? अरे लैडर वाला याद है? कुछ नहीं याद है बे तुम लोग को, बताए तो थे हम। हाँ भाई सुनो, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, और इसके ऊपर लेडर है। अरे है कि नहीं है? है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ये निकलवा सकता है या दे सकता है? अरे क्लैरिटी है ना? अच्छा, इस लेडर का मास कितना है? m। खुद का वेट नीचे कितना? mg। यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n1, यहां से कितना आएगा? n2। क्या यहां पे फ्रिक्शन अंदर लगेगा? क्योंकि ये कहां जाना चाहेगा? स्लाइड करना चाहेगा ना। अरे है ना? ये बताओ, क्या बताओ, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? अरे है कि नहीं है? अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, तो n2 बराबर n1, n2 बराबर f, और सिग्मा एफ वाई बराबर कितना है? तो मतलब n1 बराबर mg। अब कितने अननोन? 3। कितने अननोन? अपने पास इक्वेशन कितनी है? 2। तो क्या टॉर्क चाहिए? नेट टॉर्क बराबर भी 0, टाउ नेट बराबर भी 0। यही पैटर्न है सॉल्व करने का। नेट टॉर्क बराबर 0 किसके अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट। लेकिन समझदारी दिखाएंगे क्या? किसके अबाउट लेंगे? जिसके अबाउट सबसे ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे। और नहीं आया? अरे लेंगे ना। n1 का टॉर्क, f का टॉर्क, mg लग रहा है l/2 पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है, तो l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा। तो टाउ नेट बराबर क्या लिखोगे? mg l/2 cos थीटा। और n2 का? अरे ये पूरा l है ना, तो ये कितना होगा? l sin थीटा। अरे होगा। mg का टॉर्क कैसा है? और n2 का? जितना क्लॉकवाइज उतना
तो क्या N2L साइन थीटा लिख लें? क्या L से L कट जाएगा? तो N2 बराबर कितना? N2 बराबर कितना? mg/2 कॉट थीटा। बताए थे भैया। N2 बराबर क्या? mg/2 कॉट थीटा। अरे क्लियर है? ये किसके बराबर है? F के। किसके बराबर है? किसके बराबर है? F के बराबर है ना। इसी में एक कंडीशन बताए थे, एट द वर्ज ऑफ मोशन। एट द वर्ज ऑफ मोशन क्या बताए थे? कि ये F जो होगा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू कौन सा? एन N1 ना? N1 ना? नहीं आया? आया जी? यस। तो क्या बताए थे? mg/2 कॉट थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। क्या mg से mg कट जाएगा? कॉट थीटा बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू म्यू। याद करो। याद है? कहानी भी सिखाए थे इस पे दुनिया भर की। कुछ याद नहीं है? याद है ना? क्या बताए थे? कि ये एंगल थीटा देख के तुम बता सकते हो कि ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का ना जी? कॉट थीटा बाई 2 का जो टोटल वैल्यू होना चाहिए वो किससे कम होना चाहिए? म्यू से। अगर ज्यादा हो गया तो, और बराबर हो गया तो एट द वर्ज ऑफ मोशन। अरे क्लियर है क्या? अब अपने को थीटा दिया हो, कह दे वर्ज ऑफ मोशन पे है म्यू बताओ, क्या बता दोगे? क्या लिखोगे? म्यू बराबर कॉट थीटा बाई कॉट थीटा बाई। क्लियर है क्या? कह देगा बताइए म्यू मिनिमम कितना हो कि स्लाइडिंग ना हो? तो कॉट थीटा बाई 2 बराबर म्यू। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही मिनट का रिजल्ट है, एक ही मिनट का आंसर। कॉट थीटा बाई 2 लेस देन और इक्वल टू म्यू। हम कहते थीटा बराबर 45 डिग्री, बताइए म्यू कम से कम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1/2। अरे कॉट 45 का वैल्यू, कॉट 45 का वैल्यू। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? मुझसे कह दे मेरा म्यू दे रखा है 1/√3, कितना दे रखा है? या 1/2√3 कितना दे दिया? 1/2√3। तो बताइए मैं किसी सीढ़ी को कितने मैक्सिमम एंगल पर इंक्लाइन कर सकता हूं? कितने डिग्री पे? 60। कॉट थीटा बराबर 1/√3 ना? तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ये सवाल आएगा। मतलब इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम नॉर्मल तरह से बनाने जाओगे तो टाइम लगेगा, और अगर तुमको गलती से ये रिजल्ट याद रह जाए तो तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बना सकते हो भाई। 12 सेकंड, 15 सेकंड। लेकिन दिक्कत तो ये होता है सर, अंग्रेजी नहीं आता है, समझ ही नहीं पाते हैं, करें क्या ना? गर्दन भी हिला देना है, पढ़ ले थोड़ा। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा। इसी में एक बात बताए थे बच्चा, इसी इसी स्टोरी में टॉर्क वाले में ही एक बात बताए थे, टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम समझाए थे। अरे याद है? पढ़ाए थे ना? क्या पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम में बाबू? एंगुलर मोमेंटम में क्या पढ़े थे? इसको खाली छोड़ देते हैं। एंगुलर मोमेंटम में क्या पढ़े थे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का दो फॉर्मूला था अपने पास। एक क्या था? एल बराबर mv/r। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखे थे तो पहले इसको दो पार्ट में तोड़ दे। लो देखो, इतना ही रोटेशन पढ़े हो तुम आज तक, और इतने ही रोटेशन का काम है तुमको, जो तुमको बहुत बड़ा लगेगा। एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ना? एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसको बनाते हैं तो क्या एम वी आर साइन थीटा लिख लेते हैं, और फर्दर लिखते हैं तो क्या एम वी आर परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। अरे हाँ ना तो बोल लो। सबके लिए या पॉइंट मास के लिए? किसके लिए नेता? पॉइंट मास। किसके लिए? पॉइंट मास। और एल बराबर एक और फॉर्मूला पढ़े थे, आई इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा। एल बराबर आई इंटू ओमेगा पढ़े थे, तो पॉइंट मास की डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अरे दोनों के लिए क्या? दोनों के लिए क्या? अगर दोनों साथ में घूमेंगे, दोनों बॉडीज पॉइंट मास और डिस्ट्रीब्यूटेड मास ओमेगा से साथ में घूम रहे हैं, तो फॉर्मूला आई ओमेगा। अगर एक पॉइंट मास है, उसका मास m है, रफ्तार v है, तो क्या? एम वी आर। डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए हमेशा क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम निकलवाना सिखवाए थे, सिखाए थे ना? अच्छा। इसी में हम लोग एक और बात पढ़े थे, टॉर्क,
जिसको हम पढ़े थे फिर से दोबारा से, जिसको हम पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अरे पढ़े थे ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? टाउ बराबर क्या भाई साहब? टाउ बराबर क्या? डीएल बाई डी टी। डीएल बाई डी टी। अगर हम कहें नेट टॉर्क कितना है? 0, तो एल फाइनल बराबर एल इनिशियल। अरे पढ़े थे क्या? इसका नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस। अब सुनो, देखो थोड़ा नया सवाल बनाते हैं इसका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। हम कहें कि ये डिस्क है, इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है। डिस्क का मास m है और रेडियस कितना है? r। एकदम नया सवाल है। और ये गोल घूम रहा है ओमेगा से। कितने से? ओमेगा से। सारा डेटा दे देते हैं। ओमेगा बराबर हम कह दिए 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड। r बराबर लिख दिए 2 मीटर और मास बराबर दे दिए तुमको 5 केजी। मास कितना दे दिए? 5 केजी। हम कहें इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है यहां कॉर्नर पे 10 केजी का। कितने केजी का? 10 केजी का। छोटा बच्चा है, 10 केजी का बच्चा है, वो डिस्क के ऊपर खड़ा है और डिस्क के साथ गोल गोल घूम रहा है। ठीक है ना? ये कूद पड़ता है डिस्क से v रफ्तार से, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन का सेंस कैसा था? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। लड़का किधर कूदा है? तो उसके कूदने के बाद तुम्हारे हिसाब से रफ्तार ओमेगा ही रहेगी कि बदल जाएगी? पूछा गया ओमेगा कितना होगा। पूछा गया ओमेगा कितना होगा। तो जितना फोर्स लड़के ने इसके ऊपर लगाया, अगर ये कूदा मान लो कितने से, मान लो 4 मीटर पर सेकंड से। कितने से कूदा? 4 मीटर पर सेकंड। सुनना, जब तक लड़का नहीं कूदा था तब तक क्या दोनों ओमेगा से चल रहे थे? दोनों का ओमेगा कितना था? 4 रेडियन पर सेकंड। ये v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड से लड़का कूदा। लड़का कूदा तो ओमेगा फाइनल बताओ। ओमेगा फाइनल ऑफ डिस्क बताओ। क्या लड़के ने डिस्क के ऊपर फोर्स लगाया? क्या डिस्क ने लड़के के ऊपर भी फोर्स लगाया? जितना टॉर्क लड़का डिस्क पे जनरेट करेगा, क्या उतना ही टॉर्क डिस्क लड़के पे जनरेट करेगी? अरे करेगी क्या? नेट टॉर्क। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एंटी क्लॉकवाइज का एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव, क्लॉकवाइज का नेगेटिव। पहले क्या दोनों साथ में घूम रहे थे? कितने से घूम रहे थे? 4 रेडियन पर सेकेंड। तो एक के लिए एमवीआर, एक के लिए आई ओमेगा, कि दोनों के लिए आई ओमेगा? दोनों के लिए आई ओमेगा। अरे क्लियर है क्या? यही कंडीशन है, इसी में बार बार बोलवाता हूं कि जब तुम सवाल बनाओ तो जैसे तुम आज रटे हो वही मेमोरी चलनी चाहिए। दोनों ओमेगा से घूम रहे हैं मतलब दोनों के लिए आई ओमेगा। अरे क्लियर है क्या? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2। अरे मास कितना है रे? 5 और रेडियस कितना? 4/2 लिखे ना? 2 दूना 4 हो गया ना, तो ये 2 हो गया। प्लस लड़के का मास कितना है? 10। डिस्टेंस कितना है? 2। 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना? ओमेगा कितना? 4। अरे है ना? अब क्या ये v से कूद पड़ा? तो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए आई ओमेगा की ओमेगा डैश? अरे चेंज हुआ ना? चल भाई बहुत बढ़िया। आई कितना लिखेगा? यही लिख ले अब। कितना? 5 दूना 10। अरे 10 निकाले है ना? 10 इंटू ओमेगा डैश। वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। लड़का कैसे कूदा? लड़का कैसे कूदा? क्लॉकवाइज ना? यही सोचना है हर बार, ऐसे बोल बोल के सॉल्व करना है कि दोनों साथ में घूम रहे थे तो दोनों के लिए आई ओमेगा, दोनों के लिए आई ओमेगा। क्या i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 कर दे? बीच में पॉजिटिव लगाए हैं क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। अरे है ना? लड़का कैसे कूदा? क्लॉकवाइज ना? और डिस्क कैसे घूम रही थी? तो एंटी का एंगुलर मोमेंटम, एंटी का, क्लॉक का, तो लड़के का नेगेटिव लिख ले यार। अबे मास कितना है? मास कितना है? 10। रफ्तार कितनी? 4। और रेडियस कितना? 2। अरे क्लियर है क्या? ये बता कितना है? कितना है? 10 और 2 दूना 4, 4 10, 200। अच्छा पूरा सॉल्व करने के बाद ये 200 हो गया ना? 10 ओमेगा डैश माइनस 80, तो 10 ओमेगा डैश बराबर कितना जी? हाँ
कितना जी? अरे 120 ना, 120 कहां यार, 280, 280 तो ओमेगा डैश बराबर 280/10, क्या 28 रेडियन पर सेकेंड। अरे कठिन सवाल है क्या ये? टाइम पास है। ये कठिन होता अगर कहता यहां v के बारे में, मैंने क्या कहा, v इज 4 मीटर पर सेकेंड, तुमने v को मान लिया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी v पे खेल होता। अब ये नीट में आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। यही सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ एज इट इज। यही जब जेई मेंस में आता है तो यहां लिख देगा v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो क्या लिखोगे फिर वही कॉन्सेप्ट, वही घिसा पिटा, घिसा पिटा। क्या भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। पर क्लैरिटी है, पल्ले पड़ा। अब इसमें पूछेगा जस्ट बिफोर जंप एंड जस्ट आफ्टर जंप, तुम लोगों को कभी नहीं पूछेगा, सब बकवास चीज है। मतलब मैं बता दिया कि कभी अगर रहने देना, अरे जाने दो यार, मजाक चीज है ये सब, इन सब का अपने से कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम सोचेंगे भी नहीं सर, जितना है उतना ही सोच नहीं पा रहे हैं हम, दूसरे का सोच है भाई ना। हाँ ए बाबू सुनो, क्या जी, क्या सर का वे? चलो इधर ध्यान दो। कौन लोग? वही ना, अब नहीं। हाँ अब नहीं करते हो क्या तुम लोग कंप्लेन? फिजिक्स नहीं आ रहा है सर। अरे मैं समझ गया कहां से बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अरे कुछ नहीं यार, तुम इधर पढ़ो यार, फालतू आदमी। ये बताओ, हे सुनो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहां तक कहानी क्लियर हुआ? ये बताओ, नेट टॉर्क याद है? अरे टाउ नेट बराबर क्या पढ़े हो? डीएल वेक्टर बाई डीटी वेक्टर, डीटी वेक्टर, वाह, डीएल वेक्टर बाई डीटी। डीएल को क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। आई को बाहर कर लिया जाए भाई, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? आई इंटू एल्फा। टाउ नेट बराबर आई इंटू एल्फा। अरे क्लैरिटी है, जिधर एल्फा का डायरेक्शन उधर टाउ का डायरेक्शन। अरे क्लियर है, और जिधर ओमेगा का डायरेक्शन उधर फोर्स का, एल का डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम याद है ना, एल बराबर आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। जिधर ओमेगा उधर एल, जिधर एल्फा उधर, जिधर ओमेगा उधर टाउ। ट्रू और फॉल्स? ओमेगा किधर भी हो सकता है। अगर अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में हुआ तो ओमेगा बढ़ेगा, अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में हुआ तो ओमेगा घटेगा। तो टॉर्क का लेना देना किससे? किससे? अल्फा। अरे क्लियर है क्या? नेट टॉर्क बराबर क्या होता है? आई इंटू एल्फा, आई इंटू, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। अरे जैसे नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन लिखते थे ना, वैसे यहां पे क्या हो गया? आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। अब सुनना, और बात सुनना, अभी इसके बाद एक ही साथ आएंगे दोनों चीज लेके। क्या पुली ब्लॉक सिस्टम याद है? अरे पुली ब्लॉक याद है ना? पुली ब्लॉक सिस्टम, हाँ भाई, ये अपने पास पुली है, इसका रेडियस आर है, इसका मास एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अरे क्लैरिटी है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है, इसका मास m1 है, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट लटक रहा है, इसका मास m2 है। गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। कौन? फ्रिक्शन। टेंशन जिम्मेदार? क्या दोनों में टेंशन सेम होगा कि अलग अलग? किसके कारण हुआ? फ्रिक्शन के। किसके कारण? सोच, अगर हम कह दें कि m2 बड़ा है m1 से, m2 बड़ा है m1 से, कौन नीचे जाएगा? क्या ये a से नीचे जाएगा? क्या ये a से ऊपर जाएगा? क्या पुली आगे घूम रही है? तो पुली पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे, क्योंकि पुली को उसके डायरेक्शन में कौन घुमाया है? रस्सी पर। रस्सी पर किसका टेंशन ज्यादा, T2 की T1?
T2 विल बी ग्रेटर देन T1। अब इसी से ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा, किसका टेंशन ज्यादा। अरे नहीं रे, पगली है क्या, ये इससे आ जाएगा। एक्सलरेशन बराबर क्या होता है, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। टोटल मास में कितने होंगे, एक रोटेशनल और एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। अनबैलेंस लोड बता दो, यहां क्या है M2G, यहां क्या है M1G, कौन बड़ा है, तो क्या M2 माइनस M1 होगा यार, मल्टीप्लाइड बाई G। ट्रांसलेशनल मास, रोटेशनल मास I बाई R स्क्वायर। अरे बताए थे ना, बताए थे ना, यस। सुन भाई, इसके बाद एक और बात, इसी के साथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सबको एक साथ रिकॉल करेंगे। ये बता, काइनेटिक एनर्जी बता यार, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाँ 1/2I/ओमेगा स्क्वायर। अरे पढ़े हैं ना, 1/2 I/ओमेगा स्क्वायर। आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर 1/2I/ओमेगा का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है ना, यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें वर्क डन, अगर हम क्या कहें वर्क डन, तो ये किसके बराबर होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या के फाइनल के इनिशियल लिख सकते हो, अरे हाँ ना तो बोल लो, यस सर। चल बहुत बढ़िया, ये वर्क डन हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल। सुनते रहना। ये बता, अगर मैंने कहा ये वर्क डन एक फोर्स का है या सारे फोर्सेस का, अगर हम कह रहे हैं कि सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो क्या नेट वर्क डन बराबर डब्ल्यू कंजर्वेटिव लिखा जा सकता है, अरे लिखा जा सकता है। क्या माइनस डेल्टा यू हो सकता है, तो क्या लिखोगे, यू फाइनल यू इनिशियल। अरे वर्क डन की जगह लिख लेंगे ना, माइनस डेल्टा यू का मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइन, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो क्या लिखेगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी याद है, mgh की mgHCOM, क्या जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड मास देखने को मिलेगा, अरे मिलेगा ना, पक्का है ना जी, यस सर। आओ सुनो, ये तो हो गई बेसिक बेसिक बात, यहां तक हम लोगों ने मोटा मोटा रोटेशनल मोशन में पढ़ा है। अब सारा गेम है, जितना ये हिस्सा पढ़ा है इन सारे हिस्से को एक साथ समेटेगा। मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा अभी, अरे है नहीं। अगर मान लो इस तरह का पहला एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, पहले इस तरह के एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं। ये जो टाउ नेट बराबर I/अल्फा पढ़ रहे हो ना अलग से, इसी का एप्लीकेशन है ये पुली ब्लॉक सिस्टम। लेकिन अपने को तो दूर दूर कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि तुमको एक वाहियात सी सड़ी सी ट्रिक समझा दी गई, जो बस एक लिमिटेड लेवल पे काम करती है। तो अपने को पढ़ना भी नहीं वैसे भी, नहीं काम चलना चाहिए बस, ना ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब जो नोट्स में कराए हैं वो ये रिवीजन है, यही पढ़ ले, यही पढ़ के चले जाएंगे सर। जितना सवाल नोट्स में बनवाए हैं वो बना लेना, मॉड्यूल बना लेना, ये रिवीजन के लिए है, ठीक है ना, एग्जाम टाइम में काम आएगा, रिकॉल कराएगा। सर इसी में से आएगा तो इतना देर तक का है, 10 लेक्चर से पढ़ा रहे हैं, 8वां लेक्चर है आज, 8 लेक्चर। हाँ आज समझ आ रहा है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, और मुझे लगा आज समझ आ रहा है। ए भाई ये सुनो, सुनो भाई, ए भाई भाई प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार, भाई 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 बस। हमने कहा कि यहां से एक और ऐसे पुली बती है, तो रुक जा रे, इसका मास है m, रेडियस है r, इसका मास है 2m और रेडियस अभी भी कितना है r। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है ना जी, फ्री छोड़ दे क्या, ये गिरेगा, गिरेगा ना, तो रस्सी में तनाव, उसके लिए क्या पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन बराबर अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड क्या इसी का है, कितना है 2mg डिवाइडेड बाई इसका मास, केवल एक ही है कि दो है, एक ट्रांसलेशनल और एक, मैंने कहा ये भी डिस्क है और ये इसको रिंग बोल दो लो, एक डिस्क है एक रिंग है, तो रिंग का क्या है, रोटेशनल ट्रांसलेशनल या दोनों, दोनों है ना। अब रोटेशनल कितना है भाई, रोटेशनल 2m, 2m तो ट्रांसलेशनल हो गया,
और रोटेशनल निकालने का तरीका क्या है? आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर। आई कितना होगा? 2m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या 2m हो जाएगा? तो 2m प्लस 2m, 2m प्लस 2m। याद रख लो, याद रख लो, रिंग का जो ट्रांसलेशनल वही रोटेशनल, डिस्क का जो ट्रांसलेशनल उसका आधा रोटेशनल। याद कर लोगे ना? यस, चल बहुत बढ़िया। ये अपने पास 2mg, यहाँ 2m, यहाँ 2m। और दूसरा क्या भाई साहब? डिस्क है ना, इसका ट्रांसलेशनल मास है कि रोटेशनल? m/2। m काट दें, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 1 9 और 2 दूना 4, 4g/9। एक्सेलरेशन बराबर कितना? 4g/9। क्या टेंशन लिख सकते हैं यार? हमें नीचे कितना लग रहा है? 2mg। ऊपर कितना? t। कौन ज्यादा, कौन ज्यादा? तो 2mg माइनस t बराबर 2m इंटू 4g/9, 4g/9। तो 2mg माइनस t बराबर 8mg/9। तो t बराबर कितना? 2mg माइनस 8mg/9। 9 दूना 18, 10/9, 10/9 mg। क्या टेंशन आ गया जी? वैसे 99% चांस है यही पूछेगा बस, बट फिर भी अपने को निकालने आना चाहिए। सोच, फ्रिक्शन पूछता तो, फ्रिक्शन पूछता तो यहां भी फ्रिक्शन किसके बराबर है? टी के। यहां भी फ्रिक्शन किसके बराबर है? टी के। अरे क्लियर है ना? यहां फ्रिक्शन किसके बराबर है? T1 माइनस T2 की T2 माइनस T1? T2 माइनस T1, क्योंकि कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? क्लियर है क्या? अरे आ रहा है? यस। सुन, ये देख, ये देख, यहां से देख। एक सवाल हम लोगों ने पढ़ा था, मान लो ये रॉड है, यहां पर ये हिंज है, अरे है कि नहीं है? यहां पर एक स्ट्रिंग लगा है, पढ़े थे? जैसे ही हम रस्सी को काट देंगे, जैसे हम रस्सी को काट देंगे, क्या नीचे गिरेगा? अरे गिरेगा। यस। इस समय इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल, टेंजेंशियल या दोनों? रस्सी काटते ही, रस्सी काटते ही, रस्सी काटते ही v कितना होगा? तो ए आर कितना? 0। ए आर क्या होता है? v²/r ना यार। एटी कितना होता है? वो तो होगा ना, एटी तो होगा ना। कितना होगा? आर इंटू एल्फा, आर इंटू एल्फा। अब सोच, यहां कितना लग रहा है? कहां लग रहा है? mg। कितने पे? एल पे कि l/2 पे? l/2 पे, l/2 पे। अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक बात ये बताओ, सोच समझ के बताना, F2 माइनस F1 या नेट फोर्स बराबर, नेट फोर्स बराबर जो तुम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हो, ये एक्सेलरेशन किसका है? किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट का या सेंटर ऑफ मास का? किसका है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये याद रहेगा? नेट फोर्स बराबर क्या है? m इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सुनना नहीं था, बहुत ध्यान से। यहां नीचे क्या लग रहा है? mg। क्या लग रहा है? रस्सी काटते ही यहां टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा? रस्सी काटने के बाद, रस्सी काटने के बाद टॉर्क 0 होगा? नहीं, नेट टॉर्क होगा ना। तो टॉर्क कितना होगा? mg l/2 बराबर कितना? बराबर कितना? आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। आई कितना? ml²/3 इंटू एल्फा। क्या ml कट जाएगा? एल्फा बराबर कितना? 3g/2l। एल्फा बराबर कितना? 3g/2l। क्या अब मैं किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? जो एक्सेलरेशन होगा वो रेडियल, टेंजेंशियल या दोनों? इस समय क्या होगा? टेंजेंशियल। क्या होगा? टेंजेंशियल। यहां भी 80, यहां भी 80, हर जगह 80 80 ही रहेगा। सब जगह का 80 सेम की अलग अलग, सेम की अलग अलग, सेम की अलग अलग। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकते हो? क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास कहां है? l/2 पे ना। तो एक्सेलरेशन होगा कौन सा? टेंजेंशियल की रेडियल? कौन सा होगा? आप थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, कुछ तो नया लेके जाएंगे ना घर यार। तो कितना होगा? ACOM ऑफ टेंजेंशियल कितना? अरे आर अल्फा ना यार, रेडियस कितना है?
और अल्फा कितना है 3g/2l। एल से एल काट देंगे, कितना है जी 3g/4, 3g/4, 3g/4। अब सुनना, अब एक बात ध्यान से सुनना, क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक आर एक्स आएगा और एक क्या आएगा आर वाई। सोच, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं है ना, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन कितना है 0, रेडियल एक्सेलरेशन कितना है 0, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स, तो आर वाई बराबर कितना होगा, आर एक्स बराबर कितना होगा, ए आर बराबर 0 होने का आउटपुट क्या है कि आर एक्स बराबर कितना होगा 0। क्या आर वाई भी 0 होगा? आर वाई 0 नहीं होगा। नेट फोर्स बराबर क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका किसका आ रहा है पक्का? देख तो mg कहां लग रहा है, आर वाई कहां लग रहा है, जा किधर रहा है? अरे भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो नीचे है ना, कौन ज्यादा mg की आर वाई, mg की आर वाई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ नेट बराबर 0 होने का मतलब है, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होने का मतलब है mg माइनस आर वाई बराबर मास इसका कितना है m, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/4, 3g/4 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यार आया नहीं तुम लोगों को यार, थोड़ा तो नई चीज सीख लो यार। क्या आर वाई, यहां से देखो, ये एम जी माइनस आर वाई बराबर एम इंटू 3g/4, आर वाई बराबर कितना, आर वाई बराबर mg/4। किसमें नौकरी फिक्स भाई? ए भाई ये सुनो, आर वाई बराबर कितना, ए पढ़ ले यार, आर वाई बराबर कितना mg/4, mg में से 3mg/4 घटाओगे mg/4 बचेगा, अरे बटे बचेगा ना। अब ये फॉर्मेट रट लेना, हाँ रट लोगे तो फायदा होगा। जैसे कई बार, मतलब एक बार नीट का क्वेश्चन था, क्या था, एआईपीएमटी का क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है 10 केजी, कितना वेट है 10 के, यहां पे ऐसे सपोर्टेड है, इसको ऐसे पकड़ के रखा गया था, छोड़ दिया गया। जैसे छोड़ेंगे उस समय बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे दो होगा, एक आर वाई और एक आर एक्स। आर एक्स का वैल्यू, आर एक्स का वैल्यू 0, आर वाई क्या, क्या बस 100/4 लिख दें, कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। आया कि नहीं आया? सवाल का पहले तुम ये बताओ, सवाल का जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो पल्ले पड़ा क्या था, हमारा गोल क्या निकालना था, आर वाई, क्या निकालना था आर वाई। आर वाई निकालने के चक्कर में हम ये सारी बातें सीख गए। सबसे पहला सवाल इससे ये पैदा होता है कि जैसे तुम रस्सी काटोगे, क्या अल्फा 0 होगा, क्या 0 होगा, नहीं, ए आर 0 है, अगर अल्फा 0 नहीं है तो एटी भी 0, क्योंकि नेट टॉर्क तो आ रहा है ना, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है एम जी, दे रहा है ना जी, यस। तो एफ नेट बराबर कितना, एम इंटू ए सी ओ एम। अरे क्लियर है क्या, जानते हैं ना? तो हमने सोचा नेट टॉर्क लिखना है, तो नेट टॉर्क बराबर क्या लिख लें, एम जी इंटू एल बाई 2, और किसके बराबर, आई इंटू एल्फा। एल्फा मिल गया। अब हमको अल्फा मिला तो हम किसी भी पॉइंट का क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो कौन सा होगा, रेडियल की टेंजेंशियल, कौन सा होगा टेंजेंशियल, क्योंकि रफ्तार 0 है तो रेडियल एक्सेलरेशन, रफ्तार 0 तो रेडियल एक्सेलरेशन 0। अरे क्लैरिटी है पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आइए आइए, हाँ हमसे क्यों झूठ बोलेंगे, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो अल्फा पता चल गया, तो क्या हम किसी का भी सेंटर ऑफ मास निकाल, मतलब किसी का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? क्या सेंटर ऑफ मास का भी निकाल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे, तो क्या ए सी ओ एम बराबर आर इंटू अल्फा, एक ही तो एक्सेलरेशन है ना यार, कौन सा है टेंजेंशियल, कौन सा है, ए सी ओ एम बराबर क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। आर कितना है और अल्फा कितना है, 3g/4। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की ऊपर, तो कौन सा फोर्स बढ़ा, एमजी की आर वाई, एमजी बढ़ा ना, तो mg माइनस आर वाई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। रॉड का मास कितना है, m, वहां रॉड का मास m,
रॉड का मास m, एक्सेलरेशन 3g बाई, क्लियर है? क्या समझा रहे हो? हमसे पूछ लो, हम ज्यादा जल्दी बता देंगे। बोल, क्यों नहीं लगेगा? अबे यहाँ अगर यहाँ पे मैं पिन ना लगाऊं तो बिना पिन लगाए ये नीचे घूम जाएगा, तो पिन RX में नहीं आएगा ना, बाहर नहीं खिंच रहा ना, V0 है ना बे, कहां RX कहां आएगा? सोच, अगर मैं तेरे कंधे पे रख दूं इसको, एक हिस्से को, ठीक है ना, इस धागे से रोके रखने के लिए क्या पीछे से भी ऐसे सामने की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा? एक रॉड मैंने तेरे कंधे पर रख दिया, एक रॉड को मैंने रस्सी से बांध दिया, क्या सामने से भी कोई फोर्स चाहिए रोके रखने के लिए? नहीं, तो RX कहां आएगा? हो, रस्सी काट दी तूने, रस्सी काट दी तूने, तब भी तो ऐसे गिरेगा ना नीचे, इसी पॉइंट के अबाउट गोल गिर गया ना, तो एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं चाहिए। अरे क्लियर है? चलो ठीक है। अब सुनो, अब इसके बाद जो सवाल आएगा वो बढ़िया थोड़ा बवाल सवाल होगा। पहला सवाल पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? सर थोड़ा थोड़ा आया सर। सुनो देखो, अगर हम तुमसे एक सवाल पूछे थे बहुत पहले, मतलब कल वाली क्लास में, कि यहां पर एक रॉड रखे हैं, इसको हम यहां से मान लो, चलो डेटा के साथ करते हैं, हमने कहा कि ये रॉड है 10 kg का, इसका लेंथ है 2 मीटर, कितना है? 2 मीटर। हम कह रहे हैं इसको हमने यहां से छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया, ये गिरा आगे की तरफ, जब ये 60 डिग्री गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा? 60 डिग्री, तो क्या इसका ओमेगा बता सकते हो? पहला सवाल, फाइंड ओमेगा। क्या एनर्जी कंजर्व होगी? एनर्जी कंजर्व होगी ना? हाँ, मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ बोल बोल के लिखना, घर पे जाके दोबारा लगाना। ये बताओ, इस समय क्या सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा होगा? लग रहा होगा ना? कितना? 1 मीटर पे ना, कितना लग रहा होगा? mg कितना है? 100 न्यूटन, लग रहा है ना? अच्छा, जब ये 60 डिग्री गिर गया तो यही रहा या थोड़ा नीचे आ गया? नीचे आ गया ना? ये 60 तो ये भी कितना? 60। अरे है ना? है ना? पक्का ना जी? भाई तो ये कितना था? 1 मीटर, ये हो गया 1 cos 60, क्या 1/2 मीटर हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना जी? कितना? 0। अरे रेस्ट में था यार, के इनिशियल 0, यू इनिशियल mgh ना, कितना मीटर? 100, 1 मीटर है तो 100 में 100 जूल हो गया। के फाइनल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना? मास हो गया 10, मास हो गया 10, एल कितना हो गया? 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यू फाइनल कितना? 0। अरे कितनी हाइट पे है? 1/2 मीटर ना, mgh ना, मास कितना है? 100, मतलब 50 आ गया क्या? आया क्या? तो ये कितना है? 50 बराबर 2 से काट दे, 20 बटे, बोलो भैया, 50 बराबर 20/3 ओमेगा स्क्वायर। और तुम समझदार होते तो तुमको ये समझ आता कि इसी की काइनेटिक, इसी की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में ना। इसी की पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक। किसमें? किसमें? काइनेटिक। आ रहा है? तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ? यहां से लेके ये 1/2 मीटर, ये कितना था? 1 मीटर, कितना गिरा है? आधा ही मीटर तो गिरा है ना, तो आधा मीटर में कितना एनर्जी का लॉस हुआ? 50। 50 बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या ओमेगा स्क्वायर बता सकते हो यहां से? हाँ बे, ओमेगा, हाँ 60 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी आधा हो जाएगा क्योंकि लेंथ आधा हो गया। 30 डिग्री होता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता, तो यहाँ कितना आ जाता? cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 आ जाता। अब तुमसे नीट में √3/2 कैलकुलेशन थोड़ी करवाएगा। हाँ बोल बोल बोल। पहले कितना एनर्जी था? 100, बाद में घट के कितना हो गया? 50, तो कितना गायब हुआ?
नहीं, हम तो जनरल फॉर्मूला लगाए हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अपने कुछ भी उलूल जुलूल मत समझा कर। यू इनिशियल कितना था 100, यू फाइनल कितना है 50, है ना? कितने का लॉस हुआ? तो वही तो हम लिख रहे हैं 50 का लॉस। 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही तो बचेगा। तो हम डायरेक्टली यही नहीं लिख सकते ये 1/2 मीटर है तो 1/2 मीटर गिरा। अरे पूरा 1 मीटर था ना, 1/2 मीटर पे बचा है तो कितना और बचा, कितना गिरा है 1/2 मीटर। तो 1/2 मीटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, mgh 50 जूल का। अरे क्लियर है? तुम फॉर्मूला लगाओ बे, छोड़ो तुम। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 150, मतलब 5 से 15/2, 15/2। अरे क्लियर है क्या? क्या ओमेगा स्क्वायर आ गया? अरे आ गया, आ गया, यस सर, सच। अब सोच, अब इसी सवाल में मैं बस केवल दिमाग बड़ा करने के लिए पूछ रहा हूं। मैं पूछूं इस समय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस समय मैं पूछ दूं क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कितने एक्सेलरेशन होंगे? एक रेडियल और एक, क्या मेरा ओमेगा 0 है यहां पर? 0 है नहीं। क्या मेरा AR 0 होगा? AR 0 नहीं होगा, AR 0 नहीं होगा। सोच, अगर मैं तुझसे कहता, अगर मैं तुझसे कहता भैया कि ये अपने पास रॉड है, इस समय इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा कितना है, कितना निकाले ओमेगा बराबर 15/2, निकाले हो ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ओमेगा बराबर 15/2 है। क्या मेरा AR 0 होगा? सेंटर ऑफ मास पे दो एक्सेलरेशन होगा, एक AR और दूसरा AT, एक AR और दूसरा AT। अरे क्लैरिटी है? नहीं आ रहा है? AR बराबर कितना, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है R⍵²। R कितना है जी? L की L/2, L/2, और ओमेगा कितना है 15/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा। L कितना मीटर? अरे L 2 मीटर है ना, तो ये पूरा कितना हो गया 1 × 15/2। तो AR बराबर कितना आ गया 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AR निकालना कठिन टास्क बिल्कुल नहीं है, निकालना है AT। AT वो भी टफ नहीं है। क्या टॉर्क बराबर I × अल्फा होता है? अरे होता है ना, टॉर्क बराबर I × अल्फा। अल्फा पता चल जाए तो क्या हम AT निकाल सकते हैं? नहीं आया? आया? अल्फा पता चल जाए तो क्या निकाल सकते हो AT, क्या निकाल सकते हो AT। इस समय बताओ कितना टॉर्क लग रहा होगा? क्या इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है? कितना वेट, वेट वेट 100 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/2 cos 60 की sin 60? अबे ये 60 है तो ये 60 हुआ ना, ये 30 हुआ ना। cos 60 की sin 60? sin 60 ना। तो टॉर्क बराबर हम जानते हैं 100 गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 sin 60 डिग्री। तो टाउ बराबर हो जाएगा 25√3। नहीं आया? sin 60 का वैल्यू √3/2। L कितना मीटर है जी? 2 मीटर है क्या? तो 50√3 कितना आएगा 50√3। नहीं आया? सॉरी, 100 गुणे L का वैल्यू 2/2 sin 60 √3